निजी बस में गैंगरेप की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने 2012 में हुए निर्भया कांड की भी एक बार फिर से याद जैसे ताजा कर दी। चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। ड्राइवर और कंडक्टर पर यह आरोप, जिसमें रानीबाग इलाके में एक निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिल्ली की इस घटना ने बिहार तक को हिला दिया है। और ये वो तस्वीर जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया, BR28P 3941, ये वो बस है जिसमें ये घटना हुई है। गोपालगंज का RTO में रजिस्ट्रेशन, जिसे लेकर अब बिहार में भी इसे लेकर जांच शुरू, क्योंकि इस घटना के तार सीधे सीधे बिहार से जुड़ चुके हैं। जिस निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो बस बिहार की है और गोपालगंज में ये बस रजिस्टर्ड है। ये बस रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो कंपनी के लिए चलती थी और बस के ड्राइवर कंडक्टर पर आरोप लगा है कि महिला जब सोमवार की रात काम से लौट रही थी, तभी सरस्वती विहार बस स्टैंड पर इस बस में महिला को अंदर खींचा गया और चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि उसे रानीबाग से नांगलोई तक ले जाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जो जानकारी इस वक्त सामने आई है उसके मुताबिक ये बस गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। तो दिल्ली में जिस निजी बस में महिला के साथ गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस बस के बारे में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हमारी टीम ने इस बस के बारे में गोपालगंज RTO ऑफिस से जानकारी ली और देखिए क्या जानकारी इस वक्त। दिल्ली में पहले चलती निजी बस में महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ हुआ वो भी देख लीजिए। BR28P 3941 ये बस का नंबर। कहां का ये बस है? सरस्वती विहार बस स्टैंड से रानीबाग और नांगलोई के बीच ये बस चलती है, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। और कार्रवाई के तौर पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बताया ये जा रहा है कि मालिक किसका? हैप्पी मल्होत्रा है, जिसे लेकर अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। जानकारी पते के तौर पर रामपुर सदौवा सिद्धवलिया का। खुलासा ये कि 4 लाख रुपए का फाइन, इंश्योरेंस, प्रदूषण, ओवरलोड, ये तमाम चीजें इसके ऊपर हैं। 3 लाख का जुर्माना अब भी बाकी है, ये बकाया राशि है। यूपी सरकार की ट्रांसपोर्ट ने ये एक तरीके से कह लीजिए कि जुर्माने के तौर पर राशि लगाई है। जुर्माना नहीं भरने पर बस पकड़ी गई थी और बस खड़ी की गई थी। चलाने की अनुमति इसकी नहीं मिली थी, इसके बावजूद इसे सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था। दिल्ली में चलती निजी बस में महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और ये वो नंबर है BR28P, जिसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि गोपालगंज RTO ऑफिस से इसकी जानकारी जो हासिल हुई है, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं और इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है जरा वो भी देखिए। दिल्ली में जिस बस में गैंगरेप की वारदात हुई है, उस बस का कनेक्शन गोपालगंज से जुड़ा हुआ है। गोपालगंज में ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और बस की जब तहकीकात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बस पर ट्रांसपोर्ट विभाग ने तकरीबन 4 लाख रुपए का फाइन किया है, जिसमें परमिट, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड समेत अन्य मामले शामिल है। और बस को डिजिटली रूप से इम्पाउंड किया गया, यानी कि बस को सड़क पर चलाने की अनुमति परिवहन विभाग ने नहीं दी है। जब तक जुर्माना राशि जमा नहीं किया जाता है तब तक बस को चलाने के लिए अनुमति नहीं दी। लेकिन परिवहन विभाग की सेटिंग के जरिए इस बस को बिहार से दिल्ली तक चलाया जा रहा था। जो बस है उसका मालिक गोपालगंज के सिद्धौलिया थाना क्षेत्र के रामपुर सदौवा का रहने वाला है और हैप्पी मल्होत्रा बताया जा रहा है। साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये बस चल रही थी और बस पर पहले से ही तकरीबन 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और बस को डिजिटली रूप से इम्पाउंड किया गया था। बावजूद इसके बस का संचालन बिहार से दिल्ली के लिए टूरिस्ट परमिट के रूप में किया जा रहा था। ऐसे में इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज के परिवहन विभाग से भी संपर्क किया है और बस से संबंधित सारे रिकॉर्ड मांगे हैं। देखना होगा कि इस तरह के बसों के परिचालन पर बिहार सरकार, परिवहन विभाग और संबंधित विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई, जिसका पेपर लीक हो गया और पुष्टि होने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया। नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए इस पेपर लीक के तार आखिरकार बिहार से भी जुड़ चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें सबसे ज्यादा नालंदा से गिरफ्तारी हुई है। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र बताया गया, जो फिलहाल इस वक्त फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी वहां से बरामद नहीं हुआ। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर जाकर छापेमारी में भी जुटी है। तो नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने है, जिसमें सॉल्वर गैंग की कुंडी अब इस वक्त पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है और एक एक करके अब तक बिहार से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 7 लोग हैं जो कि अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं। कोई छपरा से, कोई नालंदा से, कोई मोतिहारी से। इन सभी जगहों से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद अब आखिर बिहार में पुलिस कर क्या रही है वो भी जानना होगा। किस दिशा में ये जांच चल रही है, कहां कहां दबिश दी गई, अब तक पुलिस अपनी जांच में कहां पहुंच पाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो 2 मई की रात से ही पेपर को लेकर बवाल और 12 मई को जाकर एनटीए ने परीक्षा को रद्द किया। पेपर लीक की जांच सीबीआई के हवाले है और इसीलिए सीबीआई इसकी तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर जहां जहां से ये सॉल्वर गैंग सामने आ रहे हैं उन तक दबिश दी जा रही है। नालंदा समेत पूरे देश में 3 मई को नीट का परीक्षा आयोजित किया गया था, जहां परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो है रद्द कर दी गई है और इसका तार जो है अब नालंदा से जुड़ने लगा है। तो आपको बता दें कि 2 मई की रात जब पुलिस गहन जांच कर रही थी, इसी बीच एक काला रंग का स्कॉर्पियो जो है संदिग्ध अवस्था में पाया गया था और रास्ते में जाने के दौरान जो है पुलिस उसे रोककर गहन जांच की। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इतना ही नहीं, कल होकर भी कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तो बताया जाता है कि कुल 7 लोग की अब तक नालंदा से गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि यह पावापुरी मेडिकल कॉलेज है और इसी में जो है उज्जवल, जो मुख्य मास्टरमाइंड था, उज्जवल उर्फ राजा बाबू, जो कमरा नंबर 202 अलॉटेड था, हालांकि वह 203 में रह रहा था, जबकि वो 2022 बैच का जो है इसी प्रकार जो है 2024 बैच का जो है अवधेश कुमार कमरा नंबर 110 में रहकर जो यहाँ जो क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने का काम कर रहा था। तो कहा जाए तो ये सॉल्वर गैंग में जो है फिलहाल मामला सामने आया, लेकिन इस बार जो है नीट प्रश्न पत्र जो है लीक मामले को जब रद्द हुआ तो उसके बाद जो है मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसके बाद जो है अब देखना है कि यहाँ इसका तार जुड़ता है या नहीं। फिलहाल पुलिस जो है बुधवार को भी यहाँ पर पूरी तरह से उसके कमरे के खंगालने का काम किया, लेकिन सिर्फ आईडी कार्ड उसका बरामद किया गया था राजा बाबू का, लेकिन अन्य जो सामान है वो उनके पुलिस के आने के पहले ही वो पूरी तरह से हटा दिया गया था। तो पुलिस को संदेह है कहीं ना कहीं राजा बाबू जो है उज्जवल उर्फ राजा बाबू, वो कहीं ना कहीं पुलिस के आने के पूर्व जो है पूरी जो है अपना सामान है वो कहीं ना कहीं सामान हटा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उसे गिरफ्तारी करने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि उज्जवल उर्फ राजा बाबू जो है मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो नीट की हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर से छात्र इंतजार कर रहे हैं तारीख के सामने आने का, लेकिन नालंदा में पुलिस ने 2 मई को कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें अवधेश भी शामिल है। जो पुलिस ने जब तलाशी की शुरुआत की तो उस दौरान गाड़ियों को रुकने का इशारा किया गया, तो संदिग्धों ने गाड़ियों को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया और बिहार से नीट पेपर लीक के तार जुड़ गए। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। मई को नीट की परीक्षा थी और उसके ठीक एक दिन पहले नालंदा जिले के पावापुरी में गश्ती के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा। ये स्कॉर्पियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका नंबर है BR01HU
2630। ये गाड़ी आगे आगे जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी और जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के जरिए तो ये गाड़ी भागने लगी और इसके पीछे पीछे जो ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी वो भी तेजी से आगे निकाल रहा था। तभी पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा और इस गाड़ी से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस गाड़ी में मौजूद थे अवधेश नाम का एक शख्स जो कि MBBS कर रहा है विम्स मेडिकल कॉलेज से और सेकेंड ईयर का छात्र है। तो वहीं उसके ठीक बगल में अमन कुमार बैठा था और जो दूसरी गाड़ी है उसको पंकज कुमार शाह चला रहा था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इस गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए और साथ ही इसके डेस्क बोर्ड से नीट छात्र जो एग्जाम देने जा रहे थे उसके कई एडमिट कार्ड मिले और जब पुलिस को शक हुई तो अवधेश के मोबाइल को खंगाला गया और जो उसमें से साक्ष्य मिले पुलिस के होश फाकते हो गए। जब जांच शुरू हुई, आगे बढ़ा जांच, तो उसमें से उसके मोबाइल से कई एडमिट कार्ड और साथ ही उसके मोबाइल से पैसे के लेन देन के साक्ष्य मिले और साथ ही उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से भी कुछ कागजात मिले, जिसके बाद इन दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के पावापुरी थाने में, पावापुरी सहायक थाने में। देखिए इस गाड़ी का नंबर है HR72J9825। ये गाड़ी हरियाणा नंबर है और इस गाड़ी में एक शख्स मौजूद था। इस गाड़ी से भी कई कागजात मिले और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस गाड़ी से भी नीट के एडमिट कार्ड मिले, नीट छात्र के एडमिट कार्ड मिले थे, जिसकी जांच अभी चल रही है और इन दोनों गाड़ी को जब्त किया गया है। और जब जांच आगे बढ़ी तो अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उज्जवल उर्फ राजा बाबू नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और वो क्वेश्चन पेपर लीक करता है और साथ ही कई लोगों को स्कॉलर, यानी कि एक छात्र के जगह पर वो दूसरे छात्रों को नीट के एग्जाम में बैठाता है और लड़कों को पास कराता है, जिसकी कीमत जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 50 लाख रुपए एक स्टूडेंट को पास कराने के लिए रखा गया है और उसमें 2 से 5 लाख रुपए तक पहले पैसा लिया जाता है। और कई जो एडमिट कार्ड मिले हैं जब उसको खंगाला गया है तो उससे कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उज्जवल उर्फ राजा बाबू है उसकी तलाश चल रही है। और साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक CBI की टीम नीट पेपर लीक मामले में यहां पर पहुंचने वाली है और इन 7 लोग जिसकी गिरफ्तारी हुई है उससे भी पूछताछ करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पावापुरी, नालंदा, न्यूज़ 18 इंडिया। और पटना से बड़ी खबर, जहां निजी कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर यह नकेल सरकार की तरफ से कसी जानी शुरू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 7 जून तक सुझाव जो है वो मांगा है। आम लोगों से ड्राफ्ट नियमावली पर ये सुझाव मांगे गए हैं। निजी कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए ये नियमावली जो है वो बनाई जानी है और इसीलिए लोगों से ही इस पर सुझाव जो है वो ड्राफ्ट के तौर पर मांगे गए हैं। छात्रों के आर्थिक शोषण को रोकने और कोचिंग की तय की जाएगी जवाबदेही, ये कोशिश सरकार की तरफ से इस वक्त। आर्थिक अपराध को रोकथाम करने के लिए बिहार सरकार अब बहुत जल्द एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। दरअसल अब पटना के अलावा 12 रेंज में आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें निगरानी खुद EOU के ADG की तरफ से होगी। पटना स्थित EOU कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। दूसरी तरफ जो है आर्थिक अपराध को लेकर के भी बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को फ्री हैंड दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि जहां भी आर्थिक अपराध हो रहा है उस पर नकेल कसा जाए। खासतौर पे जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पे भी जो है नजर रखी जा चुकी। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते जो है बिहार को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति पहुंचाई जा रही है और इसको देखते हुए 12 रेंज में EOU अपना कार्यालय खोलेगी, जिसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो ADG EOU स्वयं करेंगे। बताते चलें कि DSP से लेकर के इंस्पेक्टर और SI से लेकर के सिपाही तक जो है इसके लिए बहाल किए जाएंगे, पोस्टिंग होगी और इनका काम जो है सीमा पर
बॉर्डर अपराध को रोकने के लिए होगा और इंटेलिजेंस हासिल करना होगा। और साथ ही साथ बताते चले कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो फिलहाल यह काम करती रही है, चाहे वह कस्टम हो या दूसरी एजेंसियां जो हैं वो इसको लेकर के काम करती रही है। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई भी जो है वो सभी 12 रेंज में जो है अपना कार्यालय खोलेगी और ऐसे जो अपराध हैं जो आर्थिक रूप से किए जाते हैं उस पर नकेल कसने के लिए जो है काम करेगी। बताते चले कि सोना तस्करी का मामला हो, मादक पदार्थ का मामला हो, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला हो, विदेशी करेंसी से जुड़ा हुआ मामला हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ मामला जो है, इन सभी पे जो है एक्शन करेगी। तो कह सकते हैं कि बिहार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो भी अब पूरे तौर पे जो सीमा के पार से हो या सीमा के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, जहां भी आर्थिक रूप से जो है अपराध किए जाएंगे उस पर नकेल कसना को लेकर के ये 12 कार्यालय जो है रेंज कार्यालय अब खोलने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे से जुड़ी हुई, जिसमें उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसमें भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सोनू कुमार राय। उन्होंने जीत हासिल कर ली है और जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव 2025 में राधाचरण सेठ के संदेश से विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट को एनडीए के कब्जे में ही रखने के लिए उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन की तरफ से कन्हैया को टक्कर देने के लिए सोनू कुमार उतरे हुए थे और 12 मई को इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ। दोनों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा था और महागठबंधन के उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी का आज 19वां पुण्यतिथि है और इस दौरान उन्होंने अपने गांव पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर यहां कड़ी व्यवस्था नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील की है कि गाड़ियों का वो कम से कम इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बचाने की कोशिश लोगों की होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा सिर्फ एक गाड़ी से ही मंत्रालय अपने घर जाते हुए नजर आए। वो सिर्फ बैटरी वाली गाड़ी का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का एक बड़ा और व्यापक असर। मंत्रालय जा रहे हैं? जी विभाग जा रहे हैं। मतलब कोई टारगेट नहीं बैटरी वाली गाड़ी से? नहीं एकदम, और मुझको लगता है यथासंभव सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर न्यायिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। जिला जज सत्यभूषण आर्य के नेतृत्व में अधिकांश न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय परिसर से साइकिल की सवारी करते हुए कोर्ट तक पहुंचे। इस बाबत उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि मानते हुए आम लोगों से भी इसी मुहिम में देश के साथ खड़ा होने की हम सभी अपील करते हैं। ये भी राष्ट्र प्रथम है। अगर हमारे थोड़ा सा योगदान देने की वजह से भारत स्वावलंबन की ओर और एक कदम बढ़ाता है तो हम सबको सहर्ष इसमें आगे आना चाहिए। मैंने अपने सभी भाइयों से, जुडिशल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ इस बात को स्वीकार किया और वो भी सब मेरे साथ हैं। सर, ये मुहिम आज ही रहेगा कि आगे भी जारी रहेगा? मैं तो प्रयास करूंगा, एक बार सब जुडिशल ऑफिसर से बात करूंगा। कुछ सुरक्षा की भी बात होती है, कुछ और भी बातें होती है, तो उनको देख। पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और जल्द ही निर्माण की वजह से पटना जू प्रभावित होने वाला है। पटना मेट्रो का सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन पटना के चिड़ियाघर के पास ही बनने वाला है, जिससे जू गेट नंबर 1 के पास भी पर्यटकों को परेशानी हो सकती है। पर्यटकों को गेट नंबर 2 पर शिफ्ट किया जाएगा। मेट्रो का निर्माण कार्य पटना में तेज गति से किया जा रहा है। राजधानी पटना में जगह जगह जो मेट्रो का निर्माण कार्य है उसकी तस्वीर नजर आ रही है और अब मेट्रो का निर्माण कार्य पटना जू के गेट नंबर 1 के पास भी शुरू होने वाला है। ये देख सकते हैं पटना जू का गेट नंबर 1, जहां पर सबसे अधिक
जू घूमने वाले विजिटर्स यहाँ आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेट्रो का निर्माण कार्य होगा, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण जू आने वाले पर्यटक को परेशानी होगी, क्योंकि अभी गेट 1 के पास सबसे ज्यादा विजिटर्स का जो एंट्री है वो है। यहाँ पर कई टिकट काउंटर हैं जो 38 मीटर एरिया में फैले हुए हैं। मेट्रो स्टेशन बनने के बाद ये घटकर सिर्फ 4 मीटर ही बच जाएंगे, यानी 34 मीटर के एरिया में मेट्रो का निर्माण कार्य होगा, जिसके कारण यहाँ जू के जो टिकट काउंटर है उसे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। निर्माण कार्य है मेट्रो का वो किया जाएगा, और अभी जो आप ये गेट देख रहे हैं ये भी भव्य रूप से बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पहले ही ये जो लाइन है वो क्लियर हुई थी कि मेट्रो का निर्माण कार्य यहाँ होना है, और उसके लिए जो इलाका है वो ब्लॉक किया जाएगा, यानी जो गेट है वो भी वहाँ पे भी काम होंगे। तो पहले से ही ये निर्धारित कर लिया गया था कि मेट्रो का गेट नंबर 1, पटना जू का गेट नंबर 1 और पटना जू का गेट नंबर 2 मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण उसमें बदलाव होगा, यानी जो गेट है उसे भव्य बनाया जाएगा, और आने वाले वर्षों में पटना जू की भव्यता तो नजर आएगी ही आएगी। और मेट्रो का जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो भी पटना जू के पास बन रहा है। यहाँ पे एक्सीलेटर होंगे, लिफ्ट की सुविधा होगी, और अंडरग्राउंड ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो पर्यटकों को मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में पटना जू की में गेट नंबर 1 पर आने वाले पर्यटकों को परेशानी होगी, क्योंकि ये जो एरिया है वो कम हो जाएगा और विजिटर्स को गेट नंबर 2 में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अगली बड़ी खबर भी पटना से, जहां आज पटना समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाना है। शाम 7 बजे सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। 15 मिनट के लिए बिजली इस दौरान गुल हो जाएगी। शाम 7 बजे ये सायरन बजेगा और 15 मिनट के लिए बिजली कट जाएगी। लोगों के घर की लाइट बंद रखने की अपील भी इसमें शामिल है। पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में सायरन बजने वाला है शाम 7 बजे, और इन जिलों की बिजली को काटा जाएगा, गुल होगी बिजली। इस दौरान 15 मिनट के लिए परिवहन व्यवस्था इस दौरान ठप हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। युद्ध जैसे हालात के लिए बिहार वासियों को तैयार करने के लिए आज पटना समेत 6 जिले में जो है शाम 7 बजे से ब्लैकआउट किया जाएगा, और ये ब्लैकआउट जो है वो 15 मिनट का होगा। बताते ये चलें कि हवाई हमले का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इस दौरान पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और अररिया के साथ साथ कटिहार में जो है शाम 7 बजे से 7:15 तक पूर्ण रूप से जो है ब्लैकआउट रहेगा, अंधेरा रहेगा, और शाम 7 बजे खतरे के सायरन जो है वो बजने के साथ ही इन जिलों में बिजली गुल कर दी जाएगी, परिवहन व्यवस्था ठहर जाएगी। इससे पहले पिछले साल जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 7 मई को ऐसा पूर्वाभ्यास जो है वो किया गया था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल प्रशासन को भी जो है वो सूचना दी गई है। पूर्वाभ्यास के दौरान आकस्मिक सेवा से जुड़े एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड और अस्पताल जो जगह हैं वहां पे भी ब्लैकआउट रहेगा। जिला प्रशासन ने इससे संबंधित जो है जानकारी आम लोगों तक पहुंचा दी है, और प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर जो है अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि आप इस दौरान अपने घर की बिजली जो है, बत्ती जो है वो बंद रखें। और बताते ये चले कि पूर्वाभ्यास के सफलता को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कमल और नागरिक सुरक्षा के निदेशालय के महानिदेशक जो हैं डॉक्टर परेश सक्सेना ने संबंधित जिलों के अपर समर्थताओं को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और ये बताते चले कि संबंधित जिलों की सायरन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सायरन के लिए चौक चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर सिस्टम, थानों और फायर ब्रिगेडों की गाड़ियों का सहयोग जो है लेने का निर्देश दिया गया है। और इससे जो है युद्ध जैसे हालात होते हैं तो कैसे लोगों को अवेयर रहना है, इसकी जो है जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मॉक ड्रिल को लेकर कुछ मुख्य बातें हैं, उसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो कब से कब तक ये मॉक ड्रिल होने वाला है, तो देख लीजिए। ये शाम 7 बजे से लेकर 7:15 तक। और कहां होगा ये ब्लैकआउट, तो बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, पटना, कटिहार और किशनगंज में। मॉक ड्रिल में क्या होगा, तो शाम 7 बजे सायरन बजेगा और 7:15 तक अंधेरा जो है वो छाया रहेगा। आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, ऐसी उम्मीद सभी कर रहे हैं। फिलहाल